हेलो दोस्तों, अन अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं यूपीएससी न्यूज़ पल्स प्रोग्राम पर। तो यूपीएससी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनको आपको जानना चाहिए और जिनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाते रहे हैं और आने वाले समय में भी पूछे जा सकते हैं, तो उनकी नब्ज़ को आपको पकड़ना है। सवाल कैसे फ्रेम हो सकता है, सवाल का उत्तर क्या हो सकता है, और करंट अफेयर वो थीम है या फिर हम कहें वो राह है जहां से आपको उन चीज़ों को चुनते हुए आगे बढ़ना है। तभी आप ये समझ पाएंगे कि परीक्षा में जो प्रश्न आ रहा है उसका उत्तर आप कैसे दे पाएंगे। जो आज का टॉपिक है वो है डेटा संरक्षण विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी। तो डेटा संरक्षण या डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के काफ़ी लंबे समय से भारत के अंतर्गत बहस चल रही है और कुछ समय पहले, हम कहें कुछ वर्षों पहले, सरकार इस तरह का एक बिल लेकर के आई थी, लेकिन कुछ समय बाद उसे वापस ले लिया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय को लगभग 6 वर्षों का समय बीत चुका है जब उन्होंने गोपनीयता से जुड़े हुए प्रावधानों को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल कर दिया था। यानी अब आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो निजी जानकारी है, आपके जीवन से संबंधित या आपके किसी व्यक्ति से संबंधित आपके निजी मुद्दे हैं, वो किसी और को क्यों जानने चाहिए, ये सवाल आप खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि संविधान के तहत अब ये अधिकार आपके पास आ चुका है कि आप इस पर प्रश्न उठा सकें और इस पर किसी कानून की मांग कर सकें। तो एक ऐसा ही कानून सरकार बनाने का प्रयास कर रही है और डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक, यहाँ पर डिजिटल लगाना भी जरूरी होगा। डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक को सरकार की तरफ से, या हम कहें कैबिनेट ने हाल ही में मंजूरी दे दी है। जो न्यूज़ है वो है डेटा प्रोटेक्शन बिल अप्रूव्ड बाय कैबिनेट, कंटेंट और कंसर्न, यानी क्या इसमें जो चीज़ें हैं वो शामिल की गई हैं, कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं जो हमें जाननी है और क्या इससे जुड़ी हुई चिंताएं हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डेटा संरक्षण विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है और ये बिल आने वाले 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के समय पेश किया जाना है। तो आपको ये बात पता है कि कोई भी बिल तब तक बिल रहता है जब तक वह कानून नहीं बनता, क्योंकि बिल कहें या विधेयक कहें, जब तक वह कानून नहीं बनता उसको इस नाम से हम जानते हैं। और जब वह संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है, उसको माननीय राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिल जाती है, उसके बाद उसको हम क्या कहते हैं, कानून कहते हैं, ठीक है, एक्ट कहते हैं। तो अगर ये पारित हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के निजता को मौलिक अधिकार घोषित करे जाने के 6 साल बाद ऐसा कोई कानून हमें देखने को मिल सकता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ने निजता के मौलिक अधिकार को किस अनुच्छेद से जोड़ करके इसकी व्याख्या की थी। यानी कि निजता का अधिकार अगर आपके पास है तो अभी कौन सा अनुच्छेद के तहत निजता का अधिकार बाहर आता है। अगर आप बताते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, लास्ट में हम इस पर बात कर लेंगे। अब एक बार बिल की जर्नी को समझ लें, क्योंकि इससे पहले बिल आ चुका है तो कोई अभी कुछ संशोधन जरूर किए हैं सरकार ने, क्योंकि पहले इस पर जब इसको जनता के सामने लाया गया था तो काफ़ी सारे विशेषज्ञों ने इस पर चिंता जाहिर की थी और अपनी अलग अलग तरह की राय दी थी कि यहाँ पर प्रोटेक्शन ज़्यादा है या यहाँ पर सरकार का नियंत्रण ज़्यादा है। तो अगस्त 2017 से अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया के.एस. पुट्टास्वामी वाद के अंतर्गत। फिर जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी का गठन होता है जो इससे जुड़े हुए मुद्दों को एग्जामिन करते हैं या फिर उसका निरीक्षण करते हैं और ये सलाह देते हैं कि हमारे पास भारत में लोगों के डेटा को संरक्षण करने के लिए एक कानून बनाया जाना जरूरी होगा। तो भारत में लोगों का डेटा क्या है, यानी अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा आप कह सकते हैं किसी व्यक्ति की निजी जानकारी, और निजी जानकारी में क्या होगा, उसका नाम, पता, उसका लिंग, ठीक। इसके अलावा उससे जुड़ी हुई कोई और जानकारी हो सकती है, उसका मैरिटल स्टेटस हो सकता है कि विवाहित या अविवाहित, यानी कि उससे जुड़ी हुई जानकारी, परिवार में कितने सदस्य हैं, माता पिता की स्थिति क्या है। दूसरी जानकारी हो सकती है वित्तीय जानकारी, जहां पर उसके अकाउंट डिटेल्स, ठीक, उसके ट्रांजैक्शंस, क्योंकि आज के समय हम कई सारी चीज़ों का, कई सारे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। फ़ोन पे हो सकता है, गूगल पे हो सकता है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन जो बैंक की तरफ से दिया गया है, उस बैंकिंग व्यवस्था का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी जानकारी उसके हेल्थ को लेकर के हो सकती है,
हालांकि ये निजी में ही हम शामिल कर सकते हैं, लेकिन हेल्थ भी किसी व्यक्ति के बारे में उसकी जानकारी को देता है। इसके अलावा उसका सोशल मीडिया का क्या स्टेटस है, यानी कि सोशल मीडिया पर पहुंचते ही आप किसी व्यक्ति के निजी चॉइसेस को भी समझने लग जाते हैं, यानी कि उसकी आप पसंद नापसंद को समझने लग जाते हैं। और ये जो पसंद नापसंद है इसका भी दायरा व्यापक है। पसंद नापसंद सोसाइटी के लेवल पर, उसकी सोच को लेकर के, उसकी विचारधारा को लेकर के, उसके द्वारा लाइक किए जाने वाले पोस्ट को लेकर के। इसके अलावा उन उत्पादों को लेकर के, जिस तरह के उत्पाद वो पसंद कर रहा है। अगर आप किसी व्यक्ति की उम्र जान पाते हैं और उन उत्पादों की चॉइस जान पाते हैं, उसका वैवाहिक स्थिति जान पाते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उस व्यक्ति को वे उत्पाद दिखाने में जो उसकी उम्र के अकॉर्डिंग उसको पसंद आ सकते हैं, वो खरीदना चाह सकता है। यानी कि अगर आप कोई बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हैं उसको आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को ऐसे उत्पाद नहीं देना चाहेंगे जो वो उस उम्र में ना खरीदे। तो मान लीजिए कोई ऐसा उत्पाद है, कोई स्पोर्ट्स की सामग्री है, मान लीजिए कोई फुटबॉल है, तो स्पोर्ट्स की सामग्री आप किसे देंगे? किसी युवा को या किसी बच्चे को दिखाना चाहेंगे जिसके प्रति वो आकर्षित हो सके, उसको खरीद सके। तो अगर डेटा के सेट में हम घुसते हैं तो डेटा का सेट बहुत बड़ा है, तभी डेटा को कहा गया है कि ये आज के समय में चौथा ऐसा गोल्ड माइन है कि जिसके पास डेटा का एक्सेस है, उसके पास लोगों की चॉइसेस की जानकारी है, वो आज के समय में राजा हो सकता है। कोई भी ऐसी कंपनी हो या फिर कोई भी ऐसी संस्था हो, तो डेटा इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के अंतर्गत। इसके अलावा एक और बात आप देखिए कि सोशल मीडिया में व्यक्ति का अकाउंट है, वो ट्विटर हो सकता है या फिर फेसबुक हो सकता है, कोई और प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। अब वह उसमें मौजूद है, अपनी जो डिजिटल फुटप्रिंट्स है उसको लगातार छोड़ता जा रहा है। तो क्या यह ज़रूरी नहीं है कि अगर एक समय के बाद वो व्यक्ति चाहे कि उसका डिजिटल डेटा पूरी तरह से इंटरनेट से मिटा दिया जाए तो इसका उसको अधिकार हो या वह ऐसी मांग रख सके? लेकिन अगर किसी देश में ऐसा कोई कानून ही मौजूद नहीं है तो वह किस आधार पर अपनी मांग रख सकता है? या फिर अगर उसके द्वारा इस तरह के जनरेट किए गए डेटा सेट का कोई भी दुरुपयोग होता है, उसकी निजी जानकारी किसी और को शेयर की जाती है, उसकी वित्तीय जानकारी शेयर की जाती है और इस पर उससे पूछा भी नहीं जाता, उसका कंसेंट भी नहीं लिया गया, तो यह एक तरीके से उसकी गोपनीयता में सेंधमारी होगी। लेकिन दिक्कत यहाँ पर नहीं, दिक्कत तब होगी जब उसको इसका पता चलेगा और वह अपने उस अधिकार को मांगने के लिए आगे बढ़ेगा, लेकिन पता चलेगा बाद में कि वहाँ पर कानून नहीं है। इस वजह से ऐसा एक कानून बनाया जाना बहुत आवश्यक है, जिसके तहत इस बिल को लाया गया है और इस बिल को दोबारा लाया गया है। मतलब कोई भी बिल आता है, देखिए डेटा अपने आप में, या हम कहें गोपनीयता से जुड़ा हुआ मुद्दा इतना संवेदनशील होता है कि इसमें कई तरह के प्रश्न खड़े होते हैं कि अगर हमने मान लीजिए डेटा को सरकारों कहना चाहिए, या फिर अगर हमने किसी डेटा को किसी प्राइवेट कंपनी से बचा लिया, ऐसे में बाद में सरकारों का भी उस पर कितना नियंत्रण होगा, क्योंकि डेटा तो किसी व्यक्ति का है और सरकारें कई आधारों पर उस डेटा पर अपना अधिकार कह सकती हैं या जता सकती हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, हम कह सकते हैं कि पब्लिक ऑर्डर को लेकर के, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, या फिर और भी कोई ऐसा तर्क हो सकता है। तो क्या सरकार को इतना एक्सेस होना चाहिए, किस हद तक होना चाहिए? ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो इससे पहले वाले डेटा बिल को लेकर के भी सामने आए थे। तो जुलाई 2018 में कमेटी ने इसका एक ड्राफ्ट रिलीज़ किया था। दिसंबर 2021 में अगर आप देखें तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट्स और इसके नए वर्जन जारी किए थे। और 2019 में अगर देखें, सॉरी ये कुछ इस तरह से होगा, 2019 वाला यहाँ पर आएगा। 19 में रिवाइज्ड ड्राफ्ट बिल पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया था और वहाँ पर दोनों ही हाउसेस ने इसको रिव्यू किया था। उसके बाद फिर 2021 का आता है जब जेपीसी ने इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट को सामने रखा। फिर आगे का दौर आया जब इसका ड्राफ्ट वापस ले लिया गया, ठीक। लेकिन नवंबर 2022 में फिर से इसका एक नया ड्राफ्ट आया है जिसको अब कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। तो अब आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि क्यों इस बिल को लाना आवश्यक था। अब इस बिल की कुछ खास बातें देखते हैं, यानी कि जो तकनीक से जुड़े हुए नियम है उसके ढांचे को एक महत्वपूर्ण स्तंभ देता है। यानी कि आज के समय में डेटा और डेटा से जुड़ी हुई जो प्राइवेसी है उसके कई सारे डायमेंशन हो सकते हैं। किसी व्यक्ति का निजी डेटा, ठीक, संस्थाओं का डेटा, सरकारी डेटा, तो अलग अलग सेट हैं।
जिसमें से कि डिजिटल डेटा किसी व्यक्ति का उसको सहेजने की भी बात की जा रही है। तो एक विधेयक ये भी है डिजिटल इंडिया विधेयक, जो इसके अंतर्गत लाया गया है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की जगह लेगा। इसके अलावा भारतीय दूरसंचार विधेयक का मसौदा 2022 भी तैयार किया गया है, जो गैर व्यक्तिगत डेटा प्रशासन को एक तरीके से रेगुलेट करेगा। इसके अलावा भारत के अंदर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस करने के लिए भी कई सारे नियम बनाए गए हैं कि उसकी प्रोसेस कैसे होगी। यानी कोई कंपनी जो बाहर की है, मान लीजिए मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, तो उसका डेटा क्या भारत में वो स्टोर कर रहे हैं या अपने किसी दूसरे देश में उसको ले जा करके संसाधित कर रहे हैं। इसके अलावा जो डेटा प्रोटेक्शन की बात है, अगर वहाँ पर किसी कंपनी के ऊपर ऐसा आरोप सिद्ध हो जाता है कि उन्होंने डेटा प्रोटेक्शन को ठीक से नहीं लिया, तो वहाँ पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जो कि 250 करोड़ तक भी हो सकता है। यानी यहाँ पर अलग अलग वेरिएशन है, अलग अलग स्थितियों के हिसाब से ये मामला डील किया जाएगा। कुछ चिंताएं हैं, जैसा कि हमने शुरू में अभी बात की थी कि पहले भी ये बिल लाया जा चुका है, उसके बाद सरकार ने इसको वापस लिया चिंताओं के मद्देनज़र कुछ संशोधन की। हालांकि अभी जब तक ये प्रस्तुत नहीं हो रहा है संसद में, तब तक हमारे पास इसकी कीवर्ड्स नहीं है, यानी हमारे पास इसकी मूल जानकारी नहीं है कि अंदर डेटा में क्या है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अनुमान हैं जो लगाए गए हैं। तो मूल संस्करण की सामग्री को काफ़ी हद तक बरकरार रखा गया है, जो नवंबर 2022 में प्रस्तावित थी, जो पिछले बिल में थी। यानी कि केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों के लिए यहाँ पर कई तरह की छूट दी गई है। तो एक प्रश्न यहाँ पर खड़ा किया गया है। दूसरा है, केंद्र सरकार राज्य के किसी भी उपकरण को छूट दे सकती है ऐसे किसी मामले में, जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए या फिर नेशनल सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए। इसके अलावा डेटा संरक्षण बोर्ड की भी यहाँ पर बात है, इसको याद रखिएगा। एक डेटा संरक्षण बोर्ड का गठन किया जाएगा जो डेटा से संबंधित मुद्दों को देखेगा। एक सवाल यहाँ पर यह खड़ा किया गया है कि यहाँ पर जो सदस्य हैं, इन सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। ऐसे में राज्यों से जुड़े हुए कोई डेटा हो सकते हैं, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जुड़े हुए डेटा हो सकते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के डेटा हो सकते हैं, जो चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये सवाल खड़ा होता है कि केंद्र में फिर जिसकी सरकार होगी वो क्या अपने हिसाब से डेटा को रेगुलेट नहीं करवाएगा। मतलब ये एक बड़ा सवाल है, एक विमर्श है, सोचिएगा इस पर। अगला है सूचना का अधिकार, आरटीआई को लेकर के कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहां पर सरकारी अधिकारियों से जुड़े हुए डेटा की बात आएगी, तो उसको भी एक तरीके से गोपनीयता की सूची में डाला जाएगा। तो फिर आरटीआई के तहत अगर कोई व्यक्ति इससे जुड़ी हुई जानकारी लेना चाहे तो वह भी कितना फिर उसको एक्सेस करने में सक्षम होगा। तो कहा गया है कि आरटीआई एक्ट भी यहाँ पर कमज़ोर होता हुआ दिखता है। क्या बदलाव हो सकते हैं, एक सवाल ये होगा। तो एक बदलाव अंतर्राष्ट्रीय न्याय क्षेत्र में सीमा पार डेटा के प्रवाह से संबंधित है। यानी कि अभी के समय जो भारत से आने वाला या भारत में जनरेट होने वाला डेटा है वो दूसरे क्षेत्रों में या दूसरे देशों में चला जाता है, तो उसको किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा, उसका जो प्रोसेसिंग है वो कैसे की जाएगी, इस पर बात की गई है। ठीक। इसके अलावा मानस सहमति पर एक प्रावधान को निजी संस्थाओं के लिए सख्त बनाने की बात है कि अगर कोई व्यक्ति खुद से सहमति दे रहा है उसके बावजूद उसके डेटा की प्रोटेक्शन किस तरह से की जाएगी, या जिस हद तक उसने सहमति दी है क्या उस हद तक ही डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर आपको एक मैप दिखाते हैं। इसमें मैप में आप देखिए कि कई सारे देशों को दिखाया गया है। इसमें बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर कोई कानून बनाया गया है। लगभग 71% देश जो यहाँ पर आपको आसमानी रंग से दिख रहे होंगे, जिसमें भारत भी आता है, तो ये देश ऐसे हैं जहाँ पर किसी तरह के कानून की व्यवस्था है। 9% देश ऐसे हैं जहाँ पर जो कानून है वो ड्राफ्ट के लेवल पर बना हुआ है, यानी कानून पारित नहीं है, उसका ड्राफ्ट बनकर तैयार है। 15% देश ऐसे हैं जो पीले रंग से दिखाए हुए हैं जहाँ पर कोई भी कानून नहीं है, और 5% देश ऐसे हैं जहाँ पर डेटा से जुड़ी हुई कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर भारत पर आते हैं। भारत में आपको दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को लेकर के कानून मौजूद है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर के कोई डेटा अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि किस तरह से इसको देखा जा रहा है। प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के कानून है, और साइबर क्राइम को लेकर के कानून हमारे पास मौजूद है। यानी अभी की स्थिति ये है। कह सकते हैं कि बहुत बेकार स्थिति नहीं है हमारे देश की, काफ़ी बेहतर है, लेकिन जहाँ जहाँ पर लूप होल्स रह गए हैं उनको और सुधारा जाना बाकी है। तो अगर भारत में जो प्रस्ताव लाया गया है उसकी तुलना अन्य देशों से करें तो हमें दिखाई देता है कि संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि UNCTAD, इसे आप अंकटाड भी बोलते हैं, तो इसके मुताबिक 194 देशों में से
137 देश, यानी कि 137 देश 194 में से ऐसे हैं जहां पर डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा के लिए कानून बनाए जाने की प्रक्रिया हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप यूरोपियन यूनियन का एक मॉडल देखेंगे, GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, तो GDPR कुछ समय पहले चर्चा में था जब ये आया था। इस पर हमने काफ़ी ज़्यादा चर्चा की थी और पब्लिक को भी काफ़ी इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता थी। तो GDPR के बारे में एक बात ये कही गई थी कि ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा बनाया गया कठोर कानून है जो डेटा प्रोटेक्शन को काफ़ी कठोरता से रेगुलेट करता है। हालांकि कठोर होने के बावजूद ये एक ऐसा कानून है या एक ऐसा ढांचा है जिस पर बाकी सारे देश अपने देशों के नियम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं एज ए मॉडल के रूप में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप चाहें तो अलग से पढ़िएगा कि GDPR क्या है और GDPR की भारत के संदर्भ में जो हम बिल लेकर के आए हैं, मान लीजिए अभी उपलब्ध नहीं भी है, कुछ समय बाद आ जाएगा, तो इसकी तुलना करके देखिएगा। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई सेशन करना होगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसको ज़रूर करेंगे। इसके अलावा अगर अमेरिकी मॉडल को देखेंगे तो अमेरिका का मॉडल भी कुछ ऐसा ही है कि सरकार से व्यक्ति के व्यक्तित्व स्थान की सुरक्षा, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। ऐसी बात है कि जहाँ पर कोई व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए कहता है, अपने डेटा की गोपनीयता की स्वीकृति देता है, वहाँ पर ही उसका एक्सेस मिल सकता है। चीन भी एक मॉडल लेकर के आया है जिसे कहा गया है डेटा सुरक्षा कानून। ये 2021 में लागू हुआ है और इसमें भी कई सारी बातें कही गई हैं, यानी महत्वपूर्ण तो है लेकिन डेटा पार जो ट्रांजैक्शन है, डेटा की प्रोसेस है, उसको ये रोकता है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो डेटा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि डेटा आज के समय में ईंधन है जानकारियों का। अगर आप सोशल मीडिया से उठा करके देख लीजिए, मान लीजिए यूट्यूब की ही बात करें तो यूट्यूब में भी डेटा जनरेट हो रहा है। आप और हम लोग यहाँ पर इस माध्यम से जुड़े हुए हैं, आपके पास ये वीडियोज़ यहाँ पर स्टोर है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। तो ये भी तो एक स्टोरेज फॉर्मेशन में ही है, यहाँ पड़ा रहेगा, कुछ समय बाद आप जब चाहे आकर के देख सकते हैं, तब तक जब तक इसको डिलीट ना कर दिया जाए। तो डेटा हर जगह मौजूद है डिजिटल दुनिया में, चाहे वो आपके आधार कार्ड का हो, चाहे वो आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन का हो, इसलिए उसकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई अन्य अपडेट आएगा तो हम उस पर इसके आगे की वीडियो बनाएंगे। तब तक आपको इस मुद्दे पर सोचना है और इससे जुड़े हुए कुछ कीवर्ड्स को नोट करना है ताकि जब ये टॉपिक आगे बढ़े तो इस पर हम आने वाले प्रोग्राम में चर्चा कर सकें। ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में यह प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, और हिंदी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।